हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 4 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का दिन काफ़ी खास है ना, क्योंकि आज आने वाले हैं इलेक्शंस के रिजल्ट और जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे लोकसभा इलेक्शन के साथ कुछ राज्यों में भी तो इलेक्शन हुए थे और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के रिजल्ट आ चुके हैं। तो पहले हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बारे में भी बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हम देखेंगे। आज हमें बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और वीडियो के एंड में काफी सारे क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी और अपडेट है कि मई मंथ खत्म हो चुका है और मई मंथ के सभी करंट अफेयर्स पे बेस्ड 150 टॉप आपको एमसीक्यूज देखने को मिल जाएंगे। तो टॉप 150 एमसीक्यूज मई मंथ के आप कवर कर सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ना शुरू करो। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एमसीक्यू। मैंने नवंबर 2023 से लेकर अप्रैल 2024 और अब तो ये हो गया मई 2024 हर एक मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इन सब वीडियो को आप देख सकते हैं और यहां से 100% आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लें आज का वीडियो। चलो, सबसे पहले पहली पर्सन जो न्यूज में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, रुचिका कंबोज। रुचिका कंबोज इंडिया की पहली वीमेन हैं जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं या इंडिया की एम्बेसडर रही हैं यूनाइटेड नेशन में, और ये रिटायर हो गई हैं 1 जून को। इनका जो समय था जब ये यूनाइटेड नेशन में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी, वो समय कब से कब तक है, अगस्त 2022 से आप देखेंगे मई 2024 तक एम्बेसडर रही हैं। इनको 35 ईयर्स एक्सपीरियंस है या 35 ईयर्स से ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के अलावा इन्होंने कई सारे देशों में, जैसे कि ये पहली फीमेल इंडियन एम्बेसडर रही हैं भूटान में, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया रही हैं साउथ अफ्रीका में, यूनेस्को में भी इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रही हैं। तो काफी अच्छा इनका करियर रहा है, आप देख सकते हैं, और रिसेंटली ये रिटायर हो गई हैं। तो सीनियर डिप्लोमेट Ruchika Kamboj, who made history after becoming the first woman to become the Indian ambassador to the United Nations, retired on 1 June. Okay, she was the first female Indian ambassador to the Bhutan and High Commissioner of India to South Africa, and also held the position of permanent representative of India to UNESCO. Done. नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आइसलैंड। आइसलैंड कहाँ है, आप देखेंगे नॉर्वेजियन सी में आपको एक आइलैंड नेशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, तो आप देख सकते हैं रेकविक इसकी कैपिटल देखने को मिल जाएगी। यहां पर भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और बिजनेस वुमेन जिनका नाम है हाला थॉमस डॉटियर, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं और ये 2nd नंबर की वीमेन और ओवरऑल 7th नंबर की प्रेसिडेंट बन गई हैं आइसलैंड की। ओके, आइसलैंड के बाद आते हैं हम एक एग्जीबिशन पे। तो एक इंडियन आर्टिस्ट है जिनका नाम है कृष्णा कन्हाई। इन्होंने रिसेंटली अपना नया कलेक्शन अनवील किया है, द गोल्डन कृष्णा। इनके कलेक्शन का नाम क्या है, गोल्डन कृष्णा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी वो तिरुपति बालाजी की गोल्ड पेंटिंग, जो कि 24 कैरेट गोल्ड से रेडी की गई है। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट रही। इंडियन आर्टिस्ट और पेंटर है और इन्होंने अपना एग्जीबिशन अभी लॉन्च किया है, अपना नया कलेक्शन लॉन्च किया है और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। पद्मश्री अवार्डी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ समय पहले आपको पता है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो गौतम अडानी जी काफी पीछे चले गए थे वेल्थ लिस्ट में, क्योंकि इनके शेयर्स भी डाउन गए थे, बट वापस से इन्होंने अपनी पोजीशन पा ली है। रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स रिलीज हुआ है और इसमें आप देखेंगे एशिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी बन गए हैं और वर्ल्ड में ग्लोबल इनकी रैंकिंग 11th पोजिशन में है और एशिया के ये रिचेस्ट पर्सन है। एशिया के कौन से पर्सन है, रिचेस्ट है, और ग्लोबल रैंकिंग इनकी 11th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगी। अगर इनकी टोटल वेल्थ देखते तो $111 बिलियन इनकी टोटल वेल्थ है। ओके, तो बिलियनियर गौतम अडानी surpassed Reliance इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी टू रिक्लेम द टाइटल ऑफ एशियाज रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। ठीक है, आपका अंबानी जी की जो रैंकिंग है वो 12th स्पॉट पे है और अडानी 11th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे वो टॉप 3 लोग हैं जो बिलियनियर इंडेक्स में टॉप किए हैं। कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, एलॉन मस्क एंड जेफ बेजोस। डन इतनी चीजें। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसके लिए हमें जाना होगा मैक्सिको। ये है मैक्सिको, जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है और मैक्सिकन पेसो यहाँ पे करेंसी चलती है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है जहां से आपको गर्म हवाएं उठती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। तो मैक्सिको में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और फर्स्ट वीमेन जब से मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ है, लगभग 200 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति यहाँ पे बनी है, जिनका नाम है क्लाउडिया शेनवम। क्लाउडिया शेनवम फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द मैक्सिको, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर 6 ईयर का होता है, पहली चीज क्लियर, इतनी चीजें। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी पर्सन केवल एक ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, डन। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर प्रेसिडेंट काम नहीं कर पा रहा है, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, कोई और रीजन है, तो डायरेक्टली यहाँ पे दूसरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिको में नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं, इंडिया में बनने जा रहा है एक और नया IIM, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है और आसाम में सेटअप किया जा रहा है न्यू IIM। अभी हमारे देश में ना 21 हमारे देश में अभी 21 IIM है और उनमें से केवल और केवल एक IIM आपको शिलोंग में देखने को मिलता है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको केवल एक ही IIM देखने को मिलेगा। तो ये सेकेंड नंबर का IIM हो जाएगा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डेवलप हो रहा है, जिसका नाम IIM गुवाहाटी या IIM कामरूप देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM फॉर आसाम। ये न्यू जो IIM है उसको IIM कामरूप भी कहा है, क्योंकि कामरूप डिस्ट्रिक्ट में इसको तैयार किया जा रहा है। और इसके लिए जो मेंटोर है, मेंटोर क्या है, बेसिकली जो रोड मैप तैयार करना है, किस तरीके से IIM को सेटअप किया जाएगा असम गवर्नमेंट से कंसल्ट करके, तो उसके लिए जो मेंटोर डिसाइड किया गया है वो IIM अहमदाबाद है। तो IIM अहमदाबाद विल मेंटोर द अपकमिंग IIM, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द न्यू इंस्टीट्यूट एंड कंसल्टेशन विद द असम गवर्नमेंट, डन। तो 21 आपको यहाँ पर IIM देखने को मिलेंगे और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक है जो कि शिलोंग में है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। हम सभी को पता है कि अप्रैल से लेकर जून तक हमारी कंट्री में 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए, जिसका रिजल्ट आज के दिन आना है, ठीक है। 7 फेजेस में ये इलेक्शंस हुए थे और लोकसभा इलेक्शन के साथ हमारे 4 स्टेट में भी असेंबली इलेक्शंस हुए थे। वो 4 स्टेट कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड ओडिशा। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के रिजल्ट आ चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 60। तो 60 सीट्स पे इलेक्शन हुए। तो आउट ऑफ 60 46 सीट्स पे जीता कौन है, बीजेपी। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। नाउ बात करते हैं सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 32 एंड 32 सीट्स में से 31 सीट्स किसने जीती हैं, SKM मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीती हैं और इनकी पार्टी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इतनी चीजें। तो अरुणाचल प्रदेश में सीट्स कितनी है, 60 है। सिक्किम में कितनी है, 32 है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जीती है 46 सीट्स और सिक्किम में 31 सीट्स को SKM ने जीता है। और दोनों स्टेट में ये 11th नंबर के असेंबली इलेक्शंस थे। कौन से इलेक्शंस थे ये, 11th नंबर के असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, डन। इतनी चीजें। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं बता देती हूँ, सिक्किम के बारे में आपको पढ़ना है, ओके है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया, असेंबली इलेक्शंस हो गए। तो देखिएगा, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट की है। अभी बिकॉज ऑफ मंथली कंपाइलेशन थोड़ा रुक गया है मामला। 1857 के रिवॉल्ट तक हमने कहानी कर ली है। 1857 के रिवॉल्ट के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एंग्लो नेपाल वॉर बताई थी, एंग्लो वर्मा वॉर भी डिस्कस की थी आपके साथ और एंग्लो अफगान वॉर डिस्कस की थी। तो जब एंग्लो वर्मा वॉर होती है और उसके बाद आप देखेंगे जब पहले नंबर की एंग्लो वर्मा वॉर होती है और यांडाबू की संधि साइन होती है, तो तब अरुणाचल प्रदेश एक तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल में आता है और ब्रिटिश कंट्रोल में आता है मतलब इंडिया का पार्ट बनता है इन 1826 और इसे सेटअप किया जाता है एज अ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बाय 1838 और उसके बाद ये आसाम का हिस्सा रहता है काफी लंबे समय तक एंड 1962 में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। मतलब 1962 में इसको असम का हिस्सा बनाया जाता है और 1972 में ये यूनियन टेरिटरी होती है।
फिर बाद में 1987 में हम अपनी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। कौन सा? 55th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंग्लो वर्मा वॉर। आप इस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, मैंने एंग्लो नेपाल वॉर से वीडियो बनाया है जिसके अंदर एंग्लो वर्मा वॉर भी आपको मिल जाएगी। ओके, इतनी चीजें डन। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा और बात करें तो कैपिटल ईटानगर है। आसाम और नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखते हैं तो म्यांमार, भूटान और चाइना के साथ आपको देखने को मिल जाएंगी। चाइना और अरुणाचल प्रदेश मैकमोहन लाइन से सेपरेट होते हैं। स्टेट बर्ड क्या है? हॉर्नबिल है। स्टेट एनिमल क्या है? मिथुन या गयाल। अब यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जो अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पक्के टाइगर रिजर्व से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मॉलिंग नेशनल पार्क। और आपको तो पता है सैला टनल भी न्यूज में थी, और सैला टनल भी अरुणाचल प्रदेश में है जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट कर रही है। तो ये ऐसी कुछ बातें मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में कही हैं। आप ऐसे ही कुछ बातें सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पोर्ट की न्यूज से। सबसे पहले हम बात करेंगे UEFA चैंपियनशिप लीग जो रिसेंटली कंक्लूड हुई है, ठीक है। और ये जो चैंपियनशिप लीग है ये एक एनुअल क्लब एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन है। कई सारे क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसे यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कराता है सिंस 1955। यहाँ पर आप देखेंगे रियल मैड्रिड ने चैंपियन लीग्स को जीता है और इनका 15th नंबर का टाइटल है। और इन्होंने डिफीट किसको किया? तो इन्होंने डिफीट किया है ब्रोशिया डॉर्टमंड को। डन। नेक्स्ट बात करते हैं 21st सांग्री ला डायलॉग के बारे में। बेसिकली सांग्री ला एक होटल का नाम है जो कि सिंगापुर में है और वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए इसे हम सांग्री ला डायलॉग के नाम से जानते हैं। बट इसका ऑफिशियल नाम अगर आप देखोगे तो एशियन सिक्योरिटी समिट देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली 21st एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक प्रीमियर डिफेंस मीट जिसका नाम है सांग्री ला डायलॉग या फिर एशियन सिक्योरिटी समिट कंक्लूड हुई है सिंगापुर में, जिसमें चाइना, यूक्रेन और भी कई सारे देश जो कि एशिया पैसिफिक में है उन सभी लोगों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे सिक्योरिटी पे डिस्कशन किया जाता है एशिया पैसिफिक एरिया की। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया? नहीं, इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने सांग्री ला डायलॉग को एड्रेस किया था, ठीक है। पहला एशियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2002 में हुआ था और ये आपका 21st नंबर का एडिशन है। किसने ऑर्गेनाइज किया? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड सिंगापुर गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया नंबर सीरीज लॉन्च की है फॉर द ट्रांजेक्शनल कॉल्स। आपको पता होगा हमारे फोन पे कई बार एक नंबर से कॉल आता है जो स्टार्ट होता है 140 से, ठीक है। कुछ इस तरीके का नंबर हमारे फोन पे आता है, ठीक है। हम जनरली देखते हैं कि यार ये तो टेलीकॉलर या कंपनी का कॉल है, किसी कंपनी का है, तो हम काट देते हैं क्योंकि प्रमोशनल कॉल्स होते हैं। लेकिन अगर कोई रेगुलेटरी एंटिटी, कोई बैंकिंग एंटिटी आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए कॉल कर रही है तो भी हम इसको काट देंगे, क्योंकि हमें कैसे पता कि प्रमोशनल कॉल है या फिर किसी कंपनी या ट्रांजेक्शनल कॉल है, हमें नहीं पता। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई नंबर सीरीज लॉन्च की है जो स्टार्ट होगी 160 से, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबरिंग सीरीज 160 फॉर द मेकिंग सर्विस और ट्रांजेक्शनल कॉल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई फाइनेंशियल एंटिटी है, RBI है, सेबी है, तो उनको आपने नंबर दे दिया कि 1601 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके कॉल आ रहे हैं तो आप अवॉइड मत करो, एटलीस्ट आप उठा लो। तो यहाँ पर बेसिकली ये 10 डिजिट मोबाइल नंबर लॉन्च किया है जिसके कारण हम आइडेंटिफाई कर सके लेजिमेट कॉल, मतलब वैलिड कॉल कौन से हैं और कौन से कॉल से जो हमें पिक नहीं करने या हम किसको पिक करना चाहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अनाउंस किया है कि इस नंबर सीरीज का इस्तेमाल ट्रांजेक्शनल कॉल्स के लिए होगा बाय द प्रिंसिपल एंटिटीज ओनली। कोई भी प्रमोशनल कॉल्स या टेली मार्केटिंग के लिए इस नंबर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जब नंबर को अलॉट करेंगे तो आप कंप्लीटली वेरीफाई करो कि ये नंबर आप जिसको दे रहे हो वो रेगुलेटरी एंटिटी या कोई आपकी प्रिंसिपल एंटिटी है या ऐसे कोई कंपनी है जो प्रमोशनल के लिए इस्तेमाल कर रही है। ओके, तो इस तरीके से एक नई नंबर सीरीज को लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
चलिए अब बात करते हैं एफडीआई इनफ्लो के बारे में। ठीक है, एफडीआई इनफ्लो FY24 के बारे में बात हो रही है। FY24 का क्या मतलब होता है? FY24 का मतलब है आपका 2023-24, मतलब ये जो कहानी आपकी अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई थी और मार्च 2024 में कंप्लीट हुई है। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो खत्म हुआ है, इसमें हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो ये डेटा पब्लिश किया है DPIIT ने। DPIIT मींस डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इस डेटा को पब्लिश किया है। इसमें बताया है कि हमारे देश में जो FDI आया है वो 5 सालों में सबसे लो है। कितना आया है? $44.42 बिलियन। तो ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि ईयर एंड का डेटा है ये, है ना। $44.42 बिलियन FDI रिसीव हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 3.49% ड्रॉप देखने को मिला है। इसका रीजन बताया गया, पहला रीजन बताया गया कि ग्लोबल इकोनॉमी कंडीशन, क्योंकि आपने पता होगा, आपने सुना होगा कि जो वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिका जैसी कंट्री है, उनके बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है। और जब कोई बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो लोन आप कम लेते हैं। लोन अगर आप कम लेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा। इसका एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है सेक्टोरल सैचुरेशन। जो स्टार्टअप्स हैं, ये हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, उनमें एक सैचुरेशन देखा गया है, जिसके कारण FDI इनफ्लो कम हुआ है। अगर हम टॉप 5 FDI सोर्स कंट्रीज के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे याद रखेंगे सिंगापुर, मॉरिशियस, USA, नेदरलैंड एंड जापान, है ना। टॉप 5 याद नहीं कर सकते तो टॉप 3 तो याद करना ही है, सिंगापुर, मॉरिशियस और USA, जो आपके टॉप FDI सोर्स है। अगर हम रिसीविंग सेक्टर, जिन सेक्टर में हमें सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हुआ है, वो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर है और आपके सर्विसेज सेक्टर है। और अगर टॉप FDI रेसिपिएंट स्टेट, जिन राज्यों को सबसे ज्यादा FDI मिला है, तो वो महाराष्ट्र और कर्नाटका मिल जाएंगे। ओके, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं एक इनिशिएटिव जिसको बिम्स्टेक ने लॉन्च किया, जिसका नाम है विमरेन इनिशिएटिव। तो सबसे पहली बात तो विमरेन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। विमरेन का मतलब है बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क। बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा और इंडियन गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या है? टू बूस्ट द ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट। और इसके बेनिफिशियरीज क्या है या टारगेट कौन है? तो जो PhD स्टूडेंट या PhD स्कॉलर्स आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बिम्स्टेक देशों में जो भी PhD स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं, ब्लू इकोनॉमी, मरीन रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको फेलोशिप, डॉक्टरेट फेलोशिप ऑफर की जाएगी। कितनी? 1 मिलियन रुपीस की, 1 मिलियन रुपीस की फेलोशिप दी जाएगी। और इंडिया की जो लैब्स है उनको भी 6 से लेकर 12 मंथ तक यूज करने की परमिशंस होगी। ठीक है, सेकेंड इसमें कहा है ट्विनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब बिम्स्टेक का कोई देश और इंडिया या दो कंबाइंड देश आपस में मिलके, उसके रिसर्चर्स मिलके कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए भी ग्रांट दिया जाएगा। और ग्रांट कितना होगा? अप टू 5 मिलियन रुपीस का ग्रांट होगा फॉर 24 मंथ। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो अभी हम बात कर रहे थे विम्स्टेक के बारे में। विम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब क्वेश्चन बनता है कि विम्स्टेक में कितनी कंट्री है? तो विम्स्टेक में आपको 7 स्टेट या 7 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ठीक है, अब इन 7 कंट्रियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो इन 7 कंट्रीज के नाम आप कैसे याद रखेंगे? तो बड़ी आसान सी ट्रिक है जिसका नाम है MBBS। या तो आप डॉक्टर बन जाइए या तो आप NIT में जाके इंजीनियर बन जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और थाईलैंड। ये बिम्स्टेक के नेशंस हैं। बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट या सचिवालय आपको ढाका में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल न्यूज़ है जो पब्लिश की गई है। ठीक है, ढाका में इसका सेक्रेटरीट मिल जाएगा। इसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और स्पोर्ट की न्यूज़ पे। रिसेंटली ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप खत्म हुई है और इसमें इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते हैं। इन 7 मेडल्स में से 3 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं
और एक आपको ब्रोंज मेडल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 गोल्ड मेडल मिले हैं इनका नाम हम देखेंगे, जिनमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है डीपी मनु का। तो डीपी मनु ये जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है, भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका बेस्ट थ्रो था 81.58 मीटर। अगला नाम है अंकेश चौधरी। अंकेश चौधरी ने 800 मीटर में गोल्ड मेडल जीता है। और अगला नाम है वीमेंस कैटेगरी में लॉन्ग जंप में, जिनका नाम है नयना जेम्स। ये है नयना जेम्स जिन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता। 3 हमें गोल्ड मेडल मिले हैं, 3 हमें सिल्वर मेडल मिले हैं और 1 हमें ब्रोंज मेडल मिला है ताइवान एथलेटिक ओपन्स में। चलिए आज की लास्ट न्यूज़ पे हम डिस्कशन करते हैं। बस यही रह गया था, ये भी हो गया है, मच्छरों को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जिबूती में ना मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और जो नॉर्मल तरीके होते हैं कि ऑल आउट जला दिया, धुआं कर दिया, नेट लगा दिया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया, इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि ये मॉस्किटो जो है अब रेजिस्टेंस पैदा कर चुके हैं अपनी बॉडी में। आपने देखा होगा ऑल आउट के ऊपर भी मच्छर बैठा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, इसलिए यहाँ देखेंगे आप एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है जिसका नाम है जिबूती। तो जिबूती ने एक बोल्ड स्टेप लिया है इन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया बाय डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज। और इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है मई 2024 में। ठीक है, इसमें क्या किया है, ये जो मेल मॉस्किटो है, इस मेल मॉस्किटो को लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। इसमें जो जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो है सेल्फ लिमिटिंग जीन टू प्रिवेंट फीमेल ऑफ स्प्रिंग फॉर सर्वाइविंग टू एडल्टहुड। मतलब ये जो मेल मॉस्किटो है, जब ये फीमेल मॉस्किटो के पास जाएगा, ठीक है, उसके बाद जब फीमेल मॉस्किटो एग देगी तो यहाँ पर इस तरीके के जीन का इस्तेमाल किया गया है कि जो फीमेल मॉस्किटो के एग्स होंगे, ऑफ स्प्रिंग या बच्चे होंगे, वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एडल्ट होने से पहले ही मर जाएंगे। तो ऐसा इनका तरीका है कि इस तरीके से हम धीरे धीरे जो मॉस्किटोज की पॉपुलेशन है उनको डिक्लाइन करके मलेरिया से जीत सकते हैं। तो इनका टारगेट कौन होगा? टारगेट होगा फीमेल एनिफिलीज मॉस्किटोज, जिनके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, इतनी चीजें। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पे लिखी है कि जिबूती में लगातार केसेस इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए ये बोल्ड स्टेप रिसेंटली लिया गया है। ओके, ओवर टाइम दिस प्रोसेस एम टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल मॉस्किटोज, देयरबाय इंटरप्टिंग मलेरिया ट्रांसमिशन। ठीक, जिबूती कहाँ है? आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। ये जो आपका ये जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ पे जिबूती मिल रहा है। जिबूती में आपको चाइना का एक बेस भी मिल जाएगा। ये रेड सी है, ये गल्फ सी है, गल्फ ऑफ अडन है। तो यहाँ पे रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को बाब अल मांडेब जो स्ट्रेट होती है वो कनेक्ट भी करती है। ओके, तो इसकी लोकेशन आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? Who has won the gold medal in javelin throw at the Taiwan Athletics Open 2024, achieving a distance of 81.58 मीटर? तो यहाँ पे किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था डीपी मनु ने जीता है, ऑप्शन बी। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट द चैंग E6 मिशन, जो कि चाइना का एक मिशन है और एक लूनर मिशन है जो चंद्रमा पे भेजा गया है। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। It aimed to land on the moon, collect sample from the lunar surface and return them to the earth. तो ये चंद्रमा पे जाएगा, सैंपल को कलेक्ट करेगा और अर्थ स्टेशन पे भेजेगा। ठीक है। The first attempt to retrieve samples from the far side of the moon, पहला अटेम्प्ट है ये far side of the moon, जो मून की साइड हमें दिखाई नहीं देती है, उस साइड से हम सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन किसे दिया गया है? और ये अवार्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO देता है। तो ये अवार्ड किसे मिला है? बेंगलुरु में एक आपको मेंटल हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा जिसका नाम है NIMHANS, इसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। रिसेंटली आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने साइन किया है एक MOU विथ विच IIT टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हमारे आर्म फोर्स के जो सोल्जर्स हैं जो डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं, तो उनको मेडिकल बेनिफिट देने के लिए, मेडिकल फील्ड में रिसर्च वर्क करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है IIT हैदराबाद के साथ। तो IIT हैदराबाद के साथ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस ने एग्रीमेंट साइन किया है। Innovate medical device and address the health issue for soldiers in diverse terrain. नेक्स्ट है विमरेन इनिशिएटिव फॉर PhD स्टूडेंट, जिसको थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। पूछा जा रहा है ये इनिशिएटिव
किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है Who was India's first female permanent representative to the United Nations who has retired? Very important question. नाम है रुचिका कंबोज। Option C is the right answer. Next है recently which state has received central approval for set up an IIM? IIM कहाँ पे सेटअप होगा? गुवाहाटी में, आसाम में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। Which country will host the next annual general meeting of the International Air Transport Association? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो मीटिंग है वो 42 ईयर्स के बाद, 42 सालों के बाद इंडिया में होने जा रही है। कब होगी? जून 2025, जून 2025 में होगी। और इसको होस्ट कौन करेगा? इंडिगो। कौन होस्ट करेगा? इंडिगो इसको होस्ट करेगा, ठीक है, जून 2025 में। डन। इंडिगो के जो सीईओ है उनका नाम है पीटर एल्बर्ट्स। और अगर हम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। इसरो हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू मैन्युफैक्चर अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? तो यहाँ पे इसरो ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है और 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को डिजाइन करेगा? तो आंसर है विप्रो। कुछ दिन पहले हमने अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में भी पढ़ा था, जिन्होंने पहला 3D इंजन डिजाइन किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। In June 2024, who has unveiled his latest connection, the Golden Krishna, in the grand opening ceremony? तो Golden Krishna किसका नया कलेक्शन है? तो ये कृष्णा कन्हाई का कलेक्शन है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। How many medals has won by the Indian contingent in the Taiwan Athletics Open? तो हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रोंज मेडल है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। हु विल चेयर दिस कमिटी? तो जेंडर बेस्ड जो संवेदनशील मामले होते हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? तो 12 मेंबर की कमेटी है और कमेटी को हेड कर रही है जस्टिस हिमा कोहली। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने कल डिस्कस किया था। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग in the information and communication technology textbook for the class 7 student? उस स्टेट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे और जाते जाते लिंक को शेयर करेंगे। सो टेक केयर।